नाज़रीन व सामीउन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मेहदी और आपको मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल और सलाम अर्ज़ है। आज जो मेहमान हमारे साथ हमारे इस इंटरव्यू में मौजूद हैं, किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं। आपका नाम धर्मजीत सिंह सैनी साहब। आपसे आज हम चंद अहम सवालात पूछेंगे, मगर उससे पहले मैं आपका तारुफ़ कराना चाहूँगा। आप मशहूर कंपनी क्राउन कंसल्टेंसी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इंडस्ट्री के मायारात के मुताबिक और तमाम दूसरे मायारात के मुताबिक एक बेहतरीन अंदाज से इस मार्केट में अपनी पोजीशन मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपसे हम आज आर्टिकल 15/37 ऑफ पुर्तगीज़ इमिग्रेशन लॉ को डिस्कस करेंगे। सर क्या हाल है आपके? ठीक है सर, कैसे? जी थैंक यू, धन्यवाद, आपने हमें बुलाया अपने चैनल पे। सो हमें मान महसूस हुआ कि हम आपके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हम आपसे सर पहला सवाल पूछना चाहते हैं कि ये आर्टिकल 15 जो 37 है, ये है क्या आखिर, और इसको सीधे इससे बेनिफिट कौन से लोग होते हैं? आर्टिकल 15 जो 15 आर्टिकल है पुर्तगाल का, ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें जो EU नेशनल लोग हैं, जो यूरोप की अदर पार्ट्स में रहते हैं, जैसे जर्मनी में, फ्रांस में, डेनमार्क में, नॉर्वे में, नेशनलिटी तो रखते हैं, लेकिन काफ़ी सारे हार्ड रूल्स होने के कारण अपने जो नॉन EU फैमिली मेम्बर्स हैं उनको वो यूरोप में नहीं बुला पा रहे। जैसे उनके बच्चे हैं वो उनको नहीं बुला पा रहे, कभी कभी स्पाउस है उसको वो नहीं बुला पा रहे वहाँ पे। पेरेंट्स हैं जो लंबे अरसे से वो इस चीज़ का स्ट्रगल कर रहे हैं, नेशनलिटी भी रखते हैं, लेकिन उनको वो वहाँ पे बुला नहीं पा रहे। तो पुर्तगाल इमिग्रेशन का एक ऐसा आर्टिकल जो उन लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अगर पुर्तगाल में आके अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं, उस आर्टिकल के तहत जो उनके नॉन EU फैमिली मेम्बर्स अभी तक यूरोप में नहीं आ पाए, वो तमाम फैमिली मेम्बर्स बड़े ही सरल और आसान तरीके से यूरोप में आ सकते हैं और आने के बाद यहाँ के परमानेंट या रेजिडेंस और नेशनलिटी अवेल कर सकते हैं। सर ये सुन के न सिर्फ मुझे खुशी हुई है, बल्कि तमाम वो अवाम जो कि यूरोप में किसी भी मुल्क के यूरोप में रह रहे हैं और उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि अपनी फैमिली के साथ वो रीयूनिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत खुशी की एक बात है वाकई। सर फिर मेरा दूसरा सवाल आपसे इसी हवाले से ये है, इसके डायरेक्ट बेनिफिट्स किन किन लोगों को मिल सकते हैं? यूरोप में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो किन स्टेटस के साथ इन चीज़ों को एक्वायर कर सकते हैं, इसको मज़ीद बेटर अंदाज में लेकर आगे बढ़ सकते हैं? जी मेहंदी जी, आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल किया, क्योंकि तमाम वो लोग ये सोचते होंगे हम तो नेशनलिटी रखते हैं तो हम किसको बुला सकते हैं। तो इसमें जो कवर किए जा सकते हैं फैमिली मेम्बर्स, वो कवर किए जा सकते हैं जो आपके अंडर 18 बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, वो नॉन EU फैमिलीज़ में रह रहे हैं, वो सारे लोगों को आप इस आर्टिकल के तहत पुर्तगाल में, यूरोप में इनवाइट कर सकते हो। आपका स्पाउस है, आप उसको इस आर्टिकल के तहत यहाँ पे इनवाइट कर सकते हो। आपके पेरेंट्स हैं जो आपके ऊपर में डिपेंडेंट हैं, वो पेरेंट्स को आप यहाँ पे इस आर्टिकल के तहत इनवाइट कर सकते हो। आपके डिपेंडेंट रिलेटिव्स हैं जो एक्सक्लूसिवली आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है, फाइनेंशियल से लेकर के, मेडिकल से लेकर के, इवन थर्ड रिलेशन आपका, तो उन लोगों को भी आप इस आर्टिकल के तहत पुर्तगाल में इनवाइट कर सकते हैं। तो ये तमाम जो लोग हैं इस आर्टिकल में कवर किए जाएंगे। इसके अलावा जो लिविंग रिलेशन में लोग रह रहे हैं, मैरिज नहीं हुई उनकी, लेकिन वो लोग भी इस आर्टिकल के तहत कवर किए जा सकते हैं। नॉन EU फैमिली मेम्बर सभी, वो चाहे वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में रह रहे हैं, चाहे वो अमेरिका में रह रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, चाहे वो इंडिया में रह रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश या नेपाल में या फिर अफ्रीका या फिर मोरक्को, वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में रह रहे हैं जो नॉन EU फैमिली मेम्बर हैं, तमाम वो लोग जो अपनी फैमिलीज़ को मिलना चाहते हैं वो इस आर्टिकल के अंदर कवर किए जा सकते हैं। स्टेट में इस आर्टिकल का जो है बेनिफिट्स वो लोग ले सकते हैं। अभी तक हमने सर से चंद सवाल पूछे, हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मगर उससे पहले मैं सर एक पर्सनल लेवल पे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सर इतनी मेहनत आपने की हुई है, इतनी रिसर्च, मैंने अपनी वीडियोस भी देखी हैं आपके ऑफिस को भी एक दफ़ा विजिट किया है सर। आपने एक पूरा एक मटेरियल बनाया हुआ है जिसमें एक लेंथ ऑफ इन्फॉर्मेशन मौजूद है। हर इन्फॉर्मेशन के लेवल पे आपने जाके, चाहे वो PDF हो, चाहे वो वीडियो की फॉर्म में हो, चाहे वो पर्सनल एक उसकी फॉर्म में हो, कंसल्टेंसी की फॉर्म में। सर इतनी रिसर्च का टाइम आपको कहाँ से मिलता है, कैसे मैनेज कर लेते हैं सर? देखिए इसमें कुछ हम खास नहीं है, हम ये नहीं कह सकते हम कुछ अलग कर रहे हैं। जो जिसका काम होता है उसका ये एक
असूल बनता है, उसकी एक जिम्मेवारी बन जाती है कि उसको बेहतरीन अंदाज से वो लोगों के लिए, क्योंकि ये जो कार्य है हम ठीक है हमारा कमर्शियल बिजनेस है हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें ज़रूर तमाम लोगों की ज़िंदगियाँ, तमाम लोगों के सपने जो है जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हमारा एक जिम्मेवारी इसमें बन जाता है कि हम इसका बेहतरीन रिसर्च करें और एक अच्छा इन्फॉर्मेशन एकत्रित करके आप जैसे चैनल्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। सही। तो इसीलिए हमारी टीम इसके ऊपर में काफ़ी मेहनत करती है और हम भी इसके ऊपर में लगातार मेहनत करते हैं। सुबह से स्टार्ट होकर रात तक कंप्यूटर पे अपनी आइज़ को डीपली डेडिकेटेडली डाल के रखते हैं और रिसर्च एकत्रित करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो लोग हमारी एजेंसी का एडवांटेज लेना चाहते हैं उनको जो स्टेट में सही और दुरुस्त इंफॉर्मेशन जो हम मुहैया करवा सकें। सर, मैं आपको पर्सनल लेवल पे एक दफ़ा फिर इस मामले में थैंक करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत लोगों से मिला भी हूँ। मैं यहाँ पर पुर्तगाल में आया हूँ, लिस्बन में ख़ास तौर पर लोगों से मुलाकात हुई है। सर, यहाँ पर एक चीज़ लैक करती है बहुत ज़्यादा, जो कि इन्फॉर्मेशन है। सही इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं मिलती। तो टॉपिक पे वापस आते हैं सर अपने। मैं आपसे इसके हवाले से कंटिन्यू करूँगा कि जो स्टेप बाय स्टेप जो एक प्रोसीजर होता है सर, अब आपने बताया कि ये आर्टिकल क्या है और इसके बेनिफिट में कौन कौन लोग इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। अब सर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के बारे में ज़रा हमें बताइएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सुनने वालों को। जो आर्टिकल 15 का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, उसके लिए मैं बताने से पहले आपको ये बता दूं कि हमारी टीम की ओर से ऑलरेडी इसके बारे में एक फुल प्रेजेंटेशन जो है तकरीबन 20 पेज की एक हमने पीपीटी फाइल बनाई है, प्रेजेंटेशन बनाई है, जिसके बीच में हमने पूरा प्रोसीजर जो है स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया गया। वो आप हमारी वेबसाइट से जाके ले सकते हैं। इसके अलावा हमने एक इससे पहले जो आप इंटरव्यू कर रहे हैं, इससे पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं इसके ऊपर में, इसी टॉपिक के ऊपर में, और तमाम लोगों को हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ले चुके हैं इस आर्टिकल के तहत, जिसके बाद में मैं आपको ये एक्सप्लेन करना मेरे को और ज़्यादा आसान लगेगा कि स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है वो कितना ही सॉफ्ट और कितना ही सरल है पुर्तगीज़ इमिग्रेशन का इस आर्टिकल के तहत। स्टेप 1 के अंदर में हमें सबसे पहले देखना कि आपके पास में जो स्टेटस है, अगर आप अपने नॉन EU फैमिली मेम्बर को बुलाने की सोच रहे हो तो आपके पास में EU की नेशनलिटी होनी चाहिए। वो किसी भी कंट्री की हो सकती है, EU की जो शंगन पार्ट है वो कंट्रीज़, इसके अलावा जो नॉन शंगन कंट्रीज़ हैं जैसे रोमानिया है, बुल्गारिया है, साइप्रस है, ये भी एक EU का पार्ट है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट सर, क्योंकि लोग बाज़ वक़्त कंफ्यूज कर जाते हैं शंगन और जी। शंगन एक अलग पार्ट है, EU एक अलग पार्ट है। जो EU की कंट्रीज़ हैं, नॉट ओनली शंगन, तो वो तमाम नेशनलिटी रखने वाले लोग जो हैं स्टेप 1 के अंदर में सबसे पहले पुर्तगाल में आएंगे। पुर्तगाल में आके अगर उनको ओवर 90 डे रहना है यहाँ पे, तो सबसे पहले उनको एक म्यूनिसिपल कैमरा और जो पुर्तगीज़ अथॉरिटी है वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा। सबसे फर्स्ट स्टेप में पुर्तगाल में आना होगा, म्यूनिसिपल कैमरा सिटी हॉल जिसको बोलते हैं, वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा, यानी कि अपनी रजिस्ट्रेशन करानी होगी, पर्सनल रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अगर आप ओवर 90 डे पुर्तगाल में रहना चाहते हो तो आपको वहाँ पे डिफ़ाइन करता है, जिसमें आपको 5 साल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको हम रेजिडेंसी भी बोल सकते हैं, पुर्तगाल का 5 साल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन ए 1 डे इमीडिएटली मिल जाएगा। जैसे आप जिस मोमेंट्स पे रिक्वेस्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, सेम मोमेंट्स पे अथॉरिटी आपको पूरे 5 साल का जो रेजिडेंस कार्ड है, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है पुर्तगाल का दे देगी, जिसको स्टेप 1 हम कहते हैं। सर, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को, इसमें सर आप मुझे बताइए, ये जो पहला स्टेप तो आपने बता दिया कि कमरा म्यूनिसिपैलिटी में जाके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेनी होगी, जो कि रेजिडेंसी भी होती है। सर, दूसरा स्टेप क्या होगा फिर इसमें? जी, दूसरे स्टेप के अंदर में आपको इसमें डिफ़ाइन करना होता है कि आप यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे आपकी कोई सब्सटेंशियल इनकम है, आप मेंटेन कर सकते हो अपने आप को, क्योंकि आपका जो फाइनल टारगेट है नॉन EU फैमिली मेम्बर को बुलाना, तो यू हैव टू प्रिपेयर ग्राउंड। तो आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने होंगे, जैसे कि वी रिकमेंड कि आप पुर्तगीज़ टैक्स नंबर लें, आप पुर्तगाल के अंदर में अपना बैंक अकाउंट ओपन करें, आप अपना एक अकोमोडेशन प्रूफ जिसको हम एड्रेस कहते हैं, रेजिडेंस एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे हैं, उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाएं। इसके अलावा आप ये भी डिफ़ाइन करें कि आप अगर कल फैमिली को यहाँ बुलाओगे या आप यहाँ पुर्तगाल के अंदर रह रहे हो तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे, अर्न कहाँ से होगा। तो उसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस रहते हैं।
हम 3 रिकमेंडेशंस देते हैं, या तो आप यहाँ कंपनी फॉर्मेशन करें, या फिर यहाँ पे आप अपने आप को फ्रीलांसर रजिस्टर्ड करें, या फिर यहाँ से कोई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लें। यानी कि अपना डॉक्यूमेंट्स का एक लिस्ट प्रिपेयर करें जो जो मैंने आपको बताए हैं, इन ऑर्डर टू मूव नेक्स्ट स्टेप्स। अगर आपको अपने आप को नेक्स्ट स्टेप में फैमिली को इनवाइट करने के लिए मूव ऑन होना है। तो इसी तरह से स्टेप 3 के अंदर में, जैसे ही आपका स्टेप 2 कंप्लीट होता है, स्टेप 3 के अंदर में आपको अपनी फैमिलीज़ के लिए यहाँ से एक इनविटेशन प्रिपेयर करना होगा, अपनी डेमोस्ट्रेशन देना होगा डॉक्यूमेंट्स के अंदर में कि आपकी यहाँ पे एक सब्सटेंशियल अर्निंग है, इनकम है। वो तमाम डॉक्यूमेंट आप अपनी कंट्री में, होम कंट्री में, जहाँ पे भी आपकी नॉन EU फैमिली रह रही है, वहाँ पे भेजेंगे। वहाँ पे जो पुर्तगीज़ कौंसुलेट है, वहाँ पे अपनी फैमिली का जो है वीज़ा जो प्रोसीड करेंगे, जो EU फैमिली विज़िट वीज़ा करके आपको एप्लीकेशन लगानी होगी। तो वो जो आपकी फैमिली है वो वीज़ा लेके उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो हम 4th 5th स्टेप की बात करें तो यहाँ पे पहुँचेगी। जैसे ही आपकी फैमिली यहाँ पे पहुँचेगी, अगले स्टेप के अंदर में 6th स्टेप के अंदर में आपको अपनी फैमिली के लिए सेफ जो रेलेवेंट इमिग्रेशन अथॉरिटी है इनकी, वहाँ से एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना होगा, जो कि अपॉइंटमेंट आप टेलीफोनिकली ले सकते हैं। उसके लिए आपको कोई वेटिंग पीरियड या समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप फ़ोन से अपॉइंटमेंट लेके अपनी फैमिली के बायोमेट्रिक जो फिंगरप्रिंट्स हैं वहाँ पे जाके करवा सकते हैं। जब आपके बायोमेट्रिक हो जाते हैं तो ठीक जितने साल का आपके पास में पुर्तगीज़ रेजिडेंस कार्ड है, उतने ही साल का आपकी नॉन EU फैमिली को रेजिडेंस कार्ड मिलेगा। अच्छा, अगर 5 साल का रेजिडेंसी सर्टिफिकेट जिनको मिला हुआ है उनको सीधा सीधा 5 साल का मिला उनकी फैमिली को। जी सर, बिल्कुल सही आपने कहा। अगर आपके पास में 5 साल का है तो ठीक आपकी जो नॉन EU फैमिली पुर्तगाल में आई है उसको भी 5 साल का रेजिडेंस कार्ड मिलेगा। और लेकिन इसके साथ ही मैं एक और बेहतरीन एडवांटेज, जो कि किसी को भी शायद इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होगी, या ये सुनने के बाद जो नॉन EU या EU नेशनल्स हैं उनके अंदर में एक खुशी का माहौल पैदा हो सकता है। तो जब आपको ये 5 साल का कार्ड आपकी फैमिली को मिल जाता है तो ये वाला कार्ड आप दूसरी किसी यूरोप की कंट्री में स्टेट में चेंज भी करवा सकते हो। आप अपनी फैमिली को वहाँ पे भी ले जाके शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी आपको पूरे 5 साल का कार्ड ही मिलेगा। सर फिर तो ये एक तरीका हुआ कि कोई भी बंदा यहाँ पर आए, किसी भी कंट्री का वो नेशनल हो, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, वहाँ से वो यहाँ पर आए, अपनी रेजिडेंसी चेंज करवाए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से गुजरे, अपनी फैमिली को बुलाए, वापस चेंज कर ले अपने उसमें। जी बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि लॉ है, पुर्तगीज़ इमिग्रेशन का लॉ है, इवन ये यूरोपियन लॉ है कि आप अपनी अगर विद इन यूरोप आपकी फैमिली रह रही है तो दूसरी कंट्री में इक्वल राइट्स जो हैं वो नेशनल के बराबर के राइट्स आपको नॉन EU फैमिली को भी यूरोपियन यूनियन प्रोवाइड करता है, देता है। हमारी सर से गुफ्तगू होती आ रही है तमाम इस प्रोसीजर के बारे में, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के बारे में, आर्टिकल है क्या। सर असल में अब यहाँ पर एक इशू आता है। इशू ये आता है कि नॉर्मल जितने ये कंट्रीज़ में लोग हैं ये सोचते हैं कि इसमें शायद कोई अच्छा खासा लंबा प्रोसेसिंग टाइम लगता है, आई मीन साल, 2 साल, 3 साल। तो उसके वाले सर आप क्या कहते हैं, कितना टाइम लगता है कुल मिला के, कितना? जी, जो इसमें प्रोसेसिंग टाइम है, जैसे इसमें 2 डिफरेंट टाइम्स लगते हैं। एक तो है कि जब EU फैमिली मेम्बर यहाँ पे आता है जिनके पास EU की नेशनलिटी है, वो तो विद इन 1 डे, जैसे मैंने पहले भी बताया, 1 दिन के लिए आएंगे, आते ही उनको 1 दिन में ही 5 साल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जो नॉन EU फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए हम रिकमेंडेशन देते हैं, हम ओपिनियन देते हैं, एडवाइस देते हैं कि आप अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ का एक स्टेटस जो है अपना पुर्तगाल का मेंटेन करके दिखाएं, जैसे कि आपकी इनकम स्लिप्स हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, रहने के प्रूफ हैं, तमाम ये पेपर वर्क जो है 3 महीने आपके ओल्ड अगर होते हैं तो उसके बाद में आप उनको इनविटेशन भेजें। हालांकि ये कोई ऐसी स्पेसिफिक लॉ नहीं है कि आप 3 महीने के बाद ही कर सकते हैं, लेकिन एक रिकमेंडेशन होती है, एक बेस लगता है आपका, तो इसके लिए हम रिकमेंडेशन देते हैं कि आप 3 महीने के बाद उनको एक इन्विटेशन भेजें। जब आप अपना इन्विटेशन भेज देते हो, वो वहाँ वीज़ा जो पुर्तगीज़ कौंसुलेट में अप्लाई कर देते हैं, तो विद इन 30 डे पुर्तगीज़ कौंसुलेट वीज़े का डिसीजन देके उनको वीज़ा ग्रांट कर देता है EU फैमिली मेम्बर्स को, जो नॉन EU फैमिली मेम्बर हैं EU नेशनल्स के, तो वो उसके बाद यहाँ पे आ सकते हैं। जो ओवरऑल अगर हम टाइम की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 3 to 6 मंथ का टाइम आप पकड़ के चलें, बिगनिंग से लेके टिल एंड ऑफ द रेजिडेंस कार्ड ऑफ नॉन EU नेशनल्स। सही सर, अब आपने प्रोसेसिंग टाइम तो बता दिया। सर ये जो आप कह रहे हैं कि वहाँ से बार बार कह रहे हैं कि वहाँ से जो नॉन EU फैमिली है, EU फैमिली मेम्बर की, वो
एक वीज़ा अप्लाई करेगी। सर वो वीज़ा कौन सा है, वो वीज़ा टाइप कौन सी है? जी जी, जो मैं पीछे भी अपने इस आपको क्वेश्चन में रिप्लाई किया था, जो वीज़ा टाइप है, वीज़ा टाइप EU फैमिली विजिट वीज़ा। इसमें कोई आपको D वीज़ा लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, या आप फैमिली रीयूनिफिकेशन D6 वीज़ा लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन आपको सबसे प्रायर परमिशन लेने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टेट में आप पोर्टुगीज़ कॉन्सुलेट में अपने बेसिक डॉक्यूमेंट भेज के अपना EU फैमिली विजिट वीज़ा एप्लीकेशन डाल सकते हो। जब आपकी EU फैमिली विजिट वीज़ा पे आपकी फैमिली यहाँ पे आ जाती है पोर्टुगाल के अंदर, तो इमीडिएटली आप सेफ में जाके उनके बायोमेट्रिक करके कार्ड ले सकते हो। यानी कि वीज़ा कैटेगरी आपने पूछा तो EU फैमिली विजिट वीज़ा करके आपने ये डालना। माशाल्लाह सर, पहली बात तो आपकी रिसर्च इतनी है सर, मैंने आपसे वीज़ा टाइप पूछी, आपने पूरी उसकी फैमिली तक बता दी सारी। दूसरी बात सर, आपकी माशाल्लाह रिसर्च बहुत अच्छी है। तो सर मैं इसके हवाले से एक और टेक्निकल पॉइंट यहाँ पर, बाज़ लोग ऐसे हैं जो कि अपने काम से मजबूर हैं, बाज़ ऐसे कंट्रीज़ में, फ्रांस में हो, बेल्जियम में हो, वो बाज़ हमसे ये पूछते हैं बाज़ औक़ात कि यार हम आना नहीं चाहते, क्या हमें हमारे पुर्तगाल आए बगैर सारा प्रोसेस हो सकता है, या कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं? इसके हवाले से सर आप क्या कहते हैं? जी देखिए, एक कॉमन बात है कि पुर्तगाल में क्यों आएंगे वो अपना जॉब बिजनेस छोड़ के यहाँ पे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही सवाल ये मुझे लग रहा है आप ये पूछना चाह रहे हो। देखिए, लॉ के अकॉर्डिंग तो ये है कि आपको प्रावधान आना तो पड़ेगा ही, ऐसा नहीं है कि आप नहीं आओ, लेकिन आपके पास EU नेशनलिटी है, आप इंटायरली रिमोटली काम कर सकते हो। आपको एक बार आना पड़ेगा सर्टिफिकेट लेने के लिए, वन टाइम। उसके बाद में आप रिमोटली अपना काम ऑपरेशन कर सकते हो, इनकम अपनी डिफ़ाइन कर सकते हो फ्रीलांसर रजिस्टर्ड करके या बिज़नेस रजिस्टर्ड करके, या आप किसी के साथ में किसी को हायर करके अपना जो कमर्शियल काम है उसको मेंटेन कर सकते हो वाइल सिटिंग इन योर होम कंट्री। कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप यहाँ पे आके रहो ही रहो, आप यहाँ पे आके बैठे रहो, ऐसा नहीं है। लेकिन आप एक बार आएँ, आने के बाद बेसिक डॉक्यूमेंट्स करें, उसके बाद आप वापस जा सकते हैं। फिर जब आपकी फैमिली आ जाती है यहाँ पे, तो उसके बाद आपको एक बार फिर उनके साथ में ट्रैवल करना होगा सेफ के ऑफिस के लिए, उस समय फिर आप यहाँ पे चाहिए। अदरवाइज़ आपकी मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, आप रिमोटली काम कर सकते हो वाइल ट्रैवलिंग इन यूरोप। यहाँ पे भी आप रह रहे हो, वार रिजाइडिंग इन जर्मन, फ्रांस, वट एवर कंट्री यू आर रिजाइडिंग, यू कैन वर्क एनीवेयर। रिमोटली काम करके आप इस ऑपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हो, चला सकते हो और सक्सेस कर सकते हो। सही सही। मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि देखिए, एक फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन है ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि कई साल से यहाँ पर रहते आ रहे हैं, पूरे यूरोप में रहते आ रहे हैं, और वो अपनी फैमिली से नहीं मिल पाए हैं। ये शायद बातें आपको कहीं और नहीं मिल रही हैं। बड़ी बेहतरीन रिसर्च है, और हम सर आपके मशकूर हैं इस हवाले से कि आप इतनी अच्छी रिसर्च हमारे सामने पेश कर रहे हैं सर, और आपकी मेहनत है सर ये बहुत ज़्यादा। तो हम आगे सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। अहम क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है सर कि अब वो किन किन लोगों को बुला सकते हैं? बाज़ वक़्त एज डिफरेंस आ जाता है, बाज़ वक़्त कौन डिपेंडेंट है कौन नहीं है, एक कम्प्लेक्स एक सिचुएशन बन जाती है, कॉम्प्लिकेटेड, लोगों को समझ नहीं आती। सर इसमें बताएं कि 18, अंडर 18 और ओवर 18 का क्या है? जी जी जी, अच्छा, इसमें आपका सवाल होगा कि अगर लोग बच्चे एज क्रॉस कर जाते हैं, एज उनकी ज़्यादा हो जाती है, तो वो कैसे आ पाएंगे? बिल्कुल, इसके अंदर में क्लॉज है। वैसे तो जो माइनर चाइल्ड हैं आपके बच्चे, वो कवर किए जाएंगे इस आर्टिकल के तहत। लेकिन अगर आपके बच्चों की एज बढ़ जाती है तो क्या होगा? उस सिचुएशन में भी पोर्टुगीज़ लॉ आपको अलाउ करता है कि अगर बच्चा आपके ऊपर डिपेंडेंट है टिल 26 ईयर, 26 साल तक बच्चे को ये कवर करते हैं। जैसे डिपेंडेंसी आपको इस्टेब्लिश करनी होगी कि बच्चा भी वहाँ पे आपकी होम कंट्री में स्टडी कर रहा है या रेजिडेंट कंट्री में स्टडी कर रहा है, और यहाँ आने के बाद में भी बच्चे को स्टडी करनी है, या कोई मेडिकल ग्राउंड हो सकती है कि बच्चा मेडिकली अनफिट है, वो कैपेबल नहीं है अपने आप को मैनेज करने के लिए, तो वो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है। जो चिल्ड्रन हैं वो ओवर 18 इस सिचुएशन में कंसीडर किए जा सकते हैं अगर वो एक्सक्लूसिवली आपके ऊपर डिपेंडेंट है टिल द 26 ईयर एज, तो वो भी एक्सेप्ट किए जाएंगे इस एप्लीकेशन के बीच। सही। सर इसके हवाले से ये है कि अब इसमें चलो ये चिल्ड्रन तो आ गए कि बच्चे हैं, सर बहन भाइयों के हवाले से कोई स्पेसिफिक है, कोई बुला सकते हैं डिपेंडेंट शो करके, या कोई इस तरह? मैंने बताया था कि रिलेटिव्स भी इसमें कवर किए जा सकते हैं, रिलेटिव्स भी इसमें कवर किए जा सकते हैं। उस सिचुएशन में वही लोग कवर किए जाएंगे, रिलेटिव्स या बहन भाई जो एक्सक्लूसिवली आपके ऊपर डिपेंडेंट हो, उनका कोई रिसोर्स नहीं है इनकम का, मेडिकली अनफिट हैं, इनकैपेबल हैं वर्क करने के लिए, और आप उनको मेंटेनेंस भेज रहे हो पोर्टुगाल से, उनके रहने के लिए, खाने पीने के लिए आप पैसा भेज रहे हो, तो उस सिचुएशन में, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि स्पेशल सिचुएशन, रेगुलर लॉ के अंदर वो कवर नहीं किए जा सकते, लेकिन एक स्पेशल सिचुएशन में उनको हम कवर कर सकते हैं, एक स्पेशल सिचुएशन में हम उनको ले सकते हैं, अगर उनके सर्कमस्टेंसेस आपके ऊपर ही निर्भर करते हैं, आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो अभी
अभी हम सर से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि इंतहाई एक पर्सनली मेरे लिए और मेरे बहुत सारे एक अवाम बाहर ऐसी है जो कि हमारे जानने वाले हैं, उनके लिए क्वेश्चन बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि सर बहुत सारी तादाद में ऐसे लोग हैं जो कि अपनी लाइफ के एक स्ट्रगल के टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं, मगर उनके पास सर यहाँ पर वो आए हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ से, नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ से आए हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में रह रहे हैं, मगर उनके पास सर ना कोई पासपोर्ट है, ना नेशनलिटी है, ना कोई रेजिडेंसी है, कोई स्टेटस भी नहीं है, मगर उनके लिए सर आपके नज़दीक क्या कोई ऑप्शन बनता है आपके रिसर्च के मुताबिक? अगर उनकी कोई गर्लफ्रेंड हो, यहाँ की मैरिज भी नहीं की उन्होंने, बस सिर्फ गर्लफ्रेंड हो, तो क्या आपको यहाँ कोई सोल्यूशन बनता है सर आपकी तरफ से कुछ रिसर्च के मुताबिक आपकी? जी मेहंदी साहब, आपने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है और बड़ा ही अच्छा मुझे खुशी महसूस होगी इसका आंसर देते हुए कि पुर्तगाल की जो अथॉरिटी है, इमिग्रेशन एजेंसी है या गवर्नमेंट है, बड़ी ही कोऑपरेटिव है इमिग्रेंट्स के लिए, बड़े अच्छे अच्छे एडवांटेजेस देती है। जैसे आपका सवाल था कि यूरोप में लोग रह रहे हैं, उनके पास वीज़ा नहीं है, रेजिडेंसी नहीं है किसी कंट्री से आके, तो उनका जो बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है वो EU नेशनल है, मैरिज नहीं हुई, तो बहुत ही अच्छा एक लॉ है यहाँ पर आर्टिकल 15। इसी लॉ के तहत जिसकी हम डिस्कशन आज कर रहे हैं, इसी लॉ के तहत अगर आप लिविंग रिलेशन में किसी भी EU नेशनल के साथ में रह रहे हैं, चाहे आप जर्मन में रहते हो, चाहे आप फ्रांस में रहते हो, चाहे आप डेनमार्क में रहते हो, वेदर आप पुर्तगाल में रहते हो, तो उस सिचुएशन में आपकी मैरिज नहीं भी हुई तो इस आर्टिकल के तहत तो भी आपको कंसीडर किया जाएगा लिविंग रिलेशन में। बस इसमें एक छोटी सी कंडीशन है कि आपको पिछले 2 साल के एविडेंस देने होंगे कि आप इकट्ठे रह रहे हैं। जैसे आपका कोई रेंट कॉन्ट्रैक्ट है, आपके कोई जॉइंट बैंक अकाउंट्स हैं या कोई और रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट्स आपके पास में हैं, चाहे आपकी मैरिज हुई है या आपकी मैरिज नहीं हुई है। मैरिज नहीं हुई है तो आप लिविंग रिलेशन के प्रूफ अगर हमें आप दे देते हो तो पुर्तगाल के इस आर्टिकल के तहत ही आपको पूरे 5 साल का रेजिडेंस कार्ड जो है मिल सकता है। सर एक छोटा सा जुड़ा क्वेश्चन है इसी के साथ। बाज़ कंट्री जैसे स्पेन है, वो स्पेन ये एक फ्रेंडशिप शायद पेपर कहते हैं इसको, लिविंग रिलेशनशिप पेपर दे देते हैं, मगर बाज़ यूरोपियन कंट्रीज़ वो पेपर नहीं देते, मगर फिर भी बाज़ लोगों के पास हो सकता है प्रूफ हो कि साथ रह रहे हैं या कोई उनका जॉइंट अकाउंट है, तो दोनों कंडीशंस में कोई मसला नहीं है सर? जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बाज़ कंट्रीज़ की जैसे आपने बात की कि नहीं देते, क्योंकि वो कहते हैं कि जो इमिग्रेंट्स है, जो इसके साथ में रह रहा है फॉरेन कंट्री से आके, उसके पास में कोई ना कोई लीगल स्टेटस चाहिए। लेकिन आपका क्वेश्चन था कि उनके पास वीज़ा भी नहीं है, रेजिडेंसी भी नहीं। पुर्तगाल का लॉ जो है वो ऐसा सॉफ्ट लॉ है कि अगर आपके पास वीज़ा नहीं भी है, रेजिडेंसी नहीं भी है, आप अपना ग्राउंड एस्टेब्लिश करने में सक्षम हो तो डेफिनेटली वो आपको कंसीडर करेंगे। आर्टिकल 15 के तहत आपको 5 साल का रेजिडेंस कार्ड मिल सकता है। पुर्तगाल का ये लॉ जो है अलाउ करता है। बहुत सी कंट्रीज़ का ये लॉ नहीं अलाउ करता क्योंकि आपके पास में जो नॉन इमिग्रेंट है उसके पास लीगल स्टेटस नहीं है, तो लेकिन पुर्तगाल का लॉ ऐसा अलाउ करता है आपको कि लीगल स्टेटस नहीं भी है तो EU फैमिली मेम्बर के, EU नेशनल के साथ आप रह रहे हो तो दे विल एक्सेप्ट यू एंड दे विल कंसीडर यू। सर दैट्स ग्रेट सर, बहुत एक नाइस फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक इम्पॉर्टेंट फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन एज यू कैन सी कि तमाम वो लोग जो कि यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक खास उनका कोई स्टेटस नहीं है यहाँ पर, वो तमाम के तमाम जो लोग हैं उनके लिए खास सर ने अपनी रिसर्च से एक इन्फॉर्मेशन पेश की है जो कि इंतहाई अहम है। इसी हवाले से मैं मज़ीद सर से अगर आप इसमें कुछ खुद ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी तो सर रिसर्च इतनी नहीं है, हम बस आपसे आते हैं पूछने के लिए ताकि आवाम को बेनिफिट पहुंचे इससे। सर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें मज़ीद कोई चीज़ जो कि मैं भी आवाम के और सुनने वालों के और सामीन के मतलब जो है ना एक फ़ायदे की बात हो? जी, हमने तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो तो वैसे मैंने आपको हाइलाइट्स कर ही दी है इसके अंदर में। इसके अलावा मैंने जैसे पहले भी बताया कि हमारी टीम की ओर से लगातार इसके ऊपर में रिसर्च की जाती है और हम तमाम केसेस का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले चुके हैं। रिसेंटली एक नीदरलैंड की जो फैमिली थी ऐसी केसेस के अंदर में, उसका आर्टिकल 15 में अभी रिसेंट सक्सेस हुआ केस। इसी तरह से एक जर्मन का जो लड़का था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला केस था, वो भी सक्सेस हुआ। तमाम ऐसे केसेस जो हमने अपने हाथों से एक्सपीरियंसेस लिए हैं, किए हैं। सो मेरा मैसेज है कि अगर आपका किसी भी मतलब इमिग्रेशन के मतलब
या बिज़नेस के मतलब या टूरिज़म, एजुकेशन या फैमिली रीयूनियन के मतलब हमारी टीम से कभी भी आपको कोई जानकारी चाहिए राब्ता कर सकते हैं हमारे से, और हमें खुशी महसूस होगी आपको आंसर देते हुए, आपको इन्फॉर्मेशन देते हुए। और साथ में मैं ये भी धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल का भी, कि आज आप बड़ा ही अपना कीमती समय निकाल के हमारे जैसे नॉर्मल लोगों के पास में आए हैं और इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चंस किए, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे को मौका मिला आपके साथ आज गुफ्तगू करने का। उसके लिए मेरी तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं तहे दिल से हम आपके मशकूर हैं कि सर आप इन तमाम मसरूफियात से वक्त निकाल कर हमारे लिए सर आज आपने वक्त दिया, हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं। जैसा कि आपने देखा, आज हमारे साथ मौजूद थे क्राउन इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर DS सैनी साहब। उनसे हमने एक वसी मौजू पर गुफ्तगू की, जो कि पुर्तगाल का आर्टिकल 15/37 था। बहुत सारे हमने ऐसे सवालात उठाए जो कि तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के जो नेशनल्स हैं, जो कि यहाँ पर आ रहे हैं, आके उनको सिटीज़नशिप मिली है या वो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए अहमियत के हामिल टॉपिक्स हैं और अहमियत के हामिल सवालात हैं। उन्होंने इंतहाई खुशउस्लूबी से उन तमाम सवालात के जवाबात दिए। अपने मेज़बान मोहम्मद मेहदी को दीजिएगा इजाज़त। नेक्स्ट टाइम तक के लिए जब हम किसी नए मेहमान के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए। सत श्री अकाल, नमस्ते और अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़।